Hello, it's Rakesh here. Once again, welcome back to Drupal Tutorial. Also, good morning all of you. आज के वीडियो सेशन में हम लोग जो है करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोग लेसन 2 को स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज किए थे, उसके पहले कुछ थ्योरीज को किए थे। आज पुनः हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे और कुछ थ्योरी को करेंगे। पहले थ्योरी का वीडियो हम लोग देख लेते हैं। आज के वीडियो सेशन में हम क्या क्या करने वाले हैं ये चीज़ पहले आप जानिए। जितने भी नियम होते हैं ना, संवरक नियम, क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव लॉ जिसको कहा जाता है, साहचर्य नियम, बंटन नियम, ये सभी नियम आज हम लोग डील करेंगे। साथ ही साथ इसके बाद हम लोग परिमेयकरण को भी आज पढ़ने वाले हैं। तो सारी चीज और एक और आता है घातांक और करणी का फॉर्मूला, उससे रिलेटेड उनके प्रॉपर्टीज, उनका डेफिनेशन के बारे में भी हम लोग आज पढ़ेंगे। दैट्स उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। ठीक, यदि आप चैनल पे नए हैं तो आप सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आप याद कर ले कि हर रोज सुबह 8 बजे आपको मैथ के लिए लाइव आना होगा, जिसमें वीडियो प्रीमियर होता है, लाइव चैट डिस्कशन होता है, जिसमें आप कोई भी आपके प्रॉब्लम आता है तो आप वहीं पे लाइव चैट करके पूछ सकते हैं, जिसको उसी वक्त आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक, तो ये चीज आप लोग जो है आपको लिए बहुत अच्छी चीज है, जिसके द्वारा आपके डाउट जो है साथ ही साथ क्लियर हो जाएंगे। साथ ही साथ अपने दोस्त यार साथी मित्र जितने भी लोग हैं जो भी आपसे जुड़े हुए हैं, क्लासेस 9th में पढ़ते हैं, उनके साथ ये वीडियो को जरूर शेयर करें। आज के वीडियो सेशन में हम लोग पहला हेडिंग डालते हैं संवरक नियम के बारे में। संवरक नियम क्या है, ऑलरेडी हेडिंग डाला हुआ है। देखिए, पहले तो मान लीजिए आपकी ए और बी 2 परिमेय संख्याएं, ए तथा बी 2 परिमेय संख्याएं हैं और उन 2 परिमेय संख्याओं के लिए 2 नियम। क्या क्या नियम है? पहला कहता है संवरक नियम, जिसको क्लोजर लॉ भी कहा जाता है। संवरक नियम जो होता है हमेशा परिमेय संख्या के लिए लागू होता है, तो ये बात आप दिमाग में रखोगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं इनका योग। अब संवरक नियम 2 चीज आता है, एक योग के लिए संवरक नियम और दूसरा गुणा के लिए संवरक नियम। तो जो योग के लिए होता है उसको योग का संवरक नियम, जो गुणा के लिए गुणे का संवरक नियम। यदि ए तथा बी संवरक, योग का संवरक नियम क्या कहता है, यदि ए तथा बी 2 परिमेय संख्याएं हैं तो उनका योग भी हमेशा क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। जैसे आप एग्जाम्पल में इसको समझ लीजिए, 1/2 परिमेय संख्या है कि नहीं, p/q के फॉर्म में है, प्लस 1/4 या 3 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, इसको जोड़ेंगे, हम जोड़ना है ना, तो बट्टा का जोड़ करेंगे, एलसीएम 3 दूनी 6, यहाँ पे 3 + 2, 3 2 5 बट्टा में 6, ये भी क्या आ गया, एक परिमेय संख्या आ गया। इस वजह से हमने बोला यहाँ पे कि यदि ए और बी 2 परिमेय संख्या है तो इनका योगफल भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। समझ में आया है पॉइंट्स। सेकेंड कहता है गुणा का संवरक नियम कि यदि ए तथा बी 2 परिमेय संख्याएं हैं तो उनका गुणनफल भी परिमेय संख्या होता है। कैसे होता है, इसका एग्जांपल देखिए। आप यहाँ पे 1/4 × 3/8, ये परिमेय संख्या है ना, यह भी परिमेय संख्या, यह भी परिमेय संख्या, दोनों को गुणा करेंगे, कटने वाला तो है नहीं, तो 1 में 3 से तो 3, 4 में 8 से तो 4/8 32, 3 बट्टा में 32, ये भी पी का फॉर्म, ये पी और ये क्यू, तो ये भी क्या आ गया, परिमेय संख्या आ गया। तो यही कहता है संवरक नियम कि यदि 2 ए तथा बी 2 परिमेय संख्याएं हैं और दोनों परिमेय संख्याओं का योग अगर निकाला जाए तो जो इनका शेषफल होगा, जो रिजल्ट हमें प्राप्त होगा, वो भी परिमेय, यदि इनका गुणा किया जाता है और वो भी क्या हो जाता है, परिमेय संख्या हो जाता है। ठीक, तो ये चीज आप क्लियर कर लोगे। इसको कैसे निकलोगे, ये तो शॉर्ट ट्रिक हो गया, आप अपने से कैसे लिखोगे, हेडिंग डालोगे यदि ए तथा बी 2 परिमेय संख्याएं हो तो पहला लिखोगे योग का संवरक नियम, ए तथा बी का योगफल भी हमेशा परिमेय संख्या होता है, और यहाँ पे ये एग्जांपल को डाल दोगे, कहाँ पे, इसके नीचे। उसके बाद लिखो गुणा का संवरक नियम। गुणा का संवरक नियम क्या तक कहता है, यदि ए तथा बी 2 परिमेय संख्याएं हैं तो इनका गुणनफल भी परिमेय संख्या होता है, और उसके नीचे इसका एग्जांपल आप लोग पुट कर दोगे। तो ये समझ में आया, पॉइंट्स आया कि नहीं, अगर आया तो कमेंट करके जरूर बताइए। अब देखिए हम लोग आते हैं क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, आप जानते भी हैं। जैसे 4 + 5 या 5 + 4, 4 + 5 कितना आएगा, 9 बराबर 5 + 4 कितना आया, 9। तो ये देखिए यहाँ पे ये 4 फर्स्ट टाइम था, यहाँ पे सेकेंड टाइम है, तो इनका स्थान अदला बदली करने से इनके रिजल्ट में कोई भी परिवर्तन नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ का पालन हो रहा है। और किसका कम्यूटेटिव लॉ, यहाँ पे क्या है, प्लस है ना, तो योग क्या, कम्यूटेटिव लॉ। तो इसके देखिए कम्यूटेटिव लॉ होता है योग का कम्यूटेटिव लॉ और गुणा का कम्यूटेटिव लॉ। इसमें आप क्या बोलोगे, यदि ए तथा बी 2 परिमेय संख्याएं हैं
तो इनका योगफल मतलब a प्लस बी बराबर होगा b प्लस ए के। हम लोग ये तो देख लिए कि a प्लस बी जो होगा परिमेय संख्या होगा, तो a प्लस बी या तो आप पहले में दूसरे को जोड़ो या दूसरे में पहले को जोड़ो, वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल हो रहा है, क्रम विनिमय नियम कम्यूटेटिव लॉ फॉलो कर रहा है। तो ये हो गया योग का। यहाँ पे एग्जांपल क्या लिखोगे? अच्छा ये बताइए, चार परिमेय संख्या है कि नहीं? चार परिमेय संख्या है ना, पूर्णांक है, परिमेय संख्या पूर्णांक है, तो यहाँ पे इस बट्टा में तो एक हो ही सकता है, ठीक। तो यहाँ पे इस योग में इसका एग्जांपल लिख दोगे। उसी प्रकार यदि गुणा की बात करें तो गुणा में लिखते हैं हम लोग, गुणा में देखिए 5/6 गुणे 3/6 या 3/6 गुणे 5/6 करिए तो 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, ये भी 3 से कटेगा, 3 दूनी 5 एकम 5/6 दूनी 12 बराबर 5/12। इसके वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं है, इस वजह से ये क्या होगा, ये गुणा का कम्यूटेटिव लॉ हो जाएगा, क्रम विनिमय नियम हो जाएगा। तो ये पॉइंट आपको समझ में है। तो परिमेय संख्या वाला तो हम लोगों ने देख लिया। अब आता है अपरिमेय। अपरिमेय इसमें हम लोगों ने नहीं देखा ना, यहाँ पे ये चीज तो देख ली कि केवल परिमेय संख्या के लिए लागू होता है। यदि इसको अपरिमेय संख्या में लागू करते हैं हम तो क्या होगा, देखिए अपरिमेय में कैसे लागू नहीं होगा संवरक नियम। क्या कहा है, ए तथा बी कोई अपरिमेय संख्या ले लीजिए, तो √2 प्लस √3 इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए ये क्या रहेगा, जुड़ेगा तो नहीं, √2 प्लस √3 ही रह जाएगा। तो यह अपरिमेय था, ये आया अपरिमेय, लेकिन हमें क्या चाहिए, दोनों परिमेय होना चाहिए, तो दोनों परिमेय ही आना चाहिए, जो कि यहाँ पे सत्य नहीं हुआ। तो संवरक नियम केवल परिमेय संख्या के लिए लागू होगा, और यहाँ पे जो क्रम विनिमय नियम है यह दोनों के लिए लागू होता है, चाहे परिमेय हो या अपरिमेय। परिमेय का उदाहरण हम लोगों ने देख लिया। अब देखिए अपरिमेय का देखते हैं। अपरिमेय का यदि उदाहरण देखा जाएगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, योग का देखते हैं। तो यहाँ पे 5√7 और प्लस 3√7 बराबर हो जाएगा 3√7 प्लस 5√7। ऐसा होता है क्या, देखते हैं। 5 गो √7, 3 गो √7, कै गो √7, 8 गो √7 बराबर 3 गो √7 और 5 गो √7, कै गो √7, 8 गो √7। यह क्या आ गया, दोनों वैल्यू बराबर हो गया। इसी वजह से परिमेय तथा अपरिमेय दोनों के लिए लागू होता है कौन सा, क्रम विनिमय नियम कम्यूटेटिव लॉ लागू होता है। उसी प्रकार यदि मल्टीप्लीकेशन में ले लें तो मल्टीप्लीकेशन का एग्जांपल देखिए यहाँ पे 3√5 गुणे 2√5 या 2√5 गुणे 3√5 है ना, गुणा कीजिए। 3 में 2 से करेंगे तो 3 दूनी 6, √5 में √5 से गुणा होगा छोटू तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बताए थे कि नहीं, कैसे होगा, √5 में आपको गुणा करना है √5 से, तो हमें क्या होगा, रूट एक ही रूट में दोनों 5 आ जाएगा, और इसका वर्गमूल निकालना है तो पेयरिंग करते हैं यहाँ, इसलिए 5 आ जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे 5 आ गया। उसी प्रकार 2 तिया यहाँ पे 6, यहाँ पे 5 √5 में √5 से गुणा करेंगे, 5 6 बचे 30 बराबर 6 बचे 30, दोनों वैल्यू बराबर आ गया। दैट्स वाई परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं दोनों ही कंडीशन में क्रम विनिमय नियम कम्यूटेटिव लॉ लागू होता है। तो ये पॉइंट्स आप लोग 2 पॉइंट्स से महत्वपूर्ण पॉइंट्स है जिसको हम लोगों ने अभी डील किया। अब हम लोग आते हैं साहचर्य नियम के बारे में, इसको मिटा देना, इसको देखिए। इसके बाद आएगा साहचर्य नियम क्या है, तीसरा नियम। साहचर्य नियम में 3 परिमेय संख्या आपको लेना पड़ेगा। कितना परिमेय संख्या, 3 लेना पड़ेगा। हेडिंग डालना है आपको साहचर्य नियम। पहले ये डालिए, यदि ए, बी तथा सी 3 वास्तविक संख्या है, 3 वास्तविक संख्या है, तो वास्तविक संख्या में इसमें परिमेय भी आ गया और अपरिमेय भी आ गया। 3 वास्तविक संख्या है तो इसमें पहला नियम जो होता है साहचर्य नियम का होता है, साहचर्य नियम। साहचर्य नियम को एसोसिएटिव लॉ कहते हैं, एसोसिएटिव लॉ। साहचर्य नियम क्या कहता है, अच्छा जब वास्तविक संख्या यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे जो होगा परिमेय संख्या के लिए भी यह एप्लीकेबल होगा, परिमेय के लिए भी मान्य और अपरिमेय के लिए भी मान्य होगा। यहाँ पे आप लिख लोगे कि साहचर्य नियम परिमेय तथा अपरिमेय दोनों ही प्रकार की संख्याओं के लिए मान्य होता है। तो हम लोग क्या देखे थे, हाँ साहचर्य नियम का देखते हैं। ए, बी तथा सी 3 परिमेय, इसमें भी 2 आएगा, एक योग का साहचर्य नियम
और दूसरा जो होगा गुणा का साहचर्य नियम, इसी को गुणन का साहचर्य नियम। योग का साहचर्य नियम क्या कहता है कि a प्लस b इन दोनों को एक साथ जोड़े और c को लास्ट में जोड़े, उसके बाद a को बाहर कर लेते हैं और b प्लस c को जोड़ते हैं, तो ये वैल्यू जो होगा हमेशा बराबर होगा। गुणा का साहचर्य नियम क्या कहता है कि a और b को हम एक साथ जोड़ें और c को बाद में जोड़ें और a को अकेले जोड़े और b और c को बाद में जोड़े। ठीक, ये जो हो गया गुणा का योग का साहचर्य नियम, ये गुणा का साहचर्य नियम है। एग्जाम्पल लेके हम लोग देखते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अच्छा, 1/2 एक ही जगह पे 1/2, 3/2 और 5/3, ये बताइए ये परिमेय संख्या है कि नहीं? तीनों ही परिमेय संख्या है, तो इसका हम लोग जोड़ करते हैं। क्या करते हैं? इन दोनों को एक साथ जोड़ते हैं और लास्ट में इसको जोड़ते हैं। ठीक, यहाँ पे 1/2 इसको यहाँ पे कर लीजिए, नीचे में, यहाँ पे नीचे में कर लीजिए 1/2 प्लस 3/2 और प्लस 5/3, इसको एक साथ जोड़ते हैं और इसके बाद क्या बचेगा? अच्छा, ये जो होगा ये बाहर आ जाएगा, तो 1/2 अब प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3/2 और प्लस 5/3। इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ऊपर देखिए, इसको जब करेंगे तो 2 एलसीएम, तो 2 हो गया आपका एलसीएम, यहाँ पे 3 और 1 4, तो यहाँ पे हो गया 4 और प्लस यहाँ पे कितना है 5/3, तो 5/3 बराबर है तो बराबर। यहाँ पे देखिए 1/2 है तो 1/2, प्लस है तो प्लस। यहाँ पे देखिए 3 दूना 6 एलसीएम, तो एलसीएम हो गया 6। ठीक, अब यहाँ पे 6 तो 2 तिहाई 3 तरीका कितना हो जाएगा 9 और प्लस यहाँ पे 3 दूना और 5 दूना 10। ये देखिए यहाँ पे एलसीएम अब लेंगे इतने का एलसीएम यहाँ से अलग है, फिर यहाँ से अलग हो जाएगा। 3 और 2 का 3 दूना 6, यहाँ पे 2 तिहाई और 3 चौका 12 प्लस 3 दूना 6 और 2 पचे 10 बराबर। यहाँ पे देखिए तो 1/2 और प्लस 10 और नहीं कितना होता है 19/6 होता है ना। अब देखिए यहाँ पे 12 और 10 कितना हो जाएगा 22 में कितना 6 प्लस यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा 6, यहाँ पे एलसीएम 6, यहाँ पे बराबर रहेगा ना। यहाँ पे एलसीएम हो गया 6, 2 तिहाई और 3 एकम 3 और प्लस 19, 22/6 बराबर आ गया 19 होता है कितना होता है 22/6। दोनों ही संख्या बराबर आ गया। इसका मतलब ये जो होगा योग का एसोसिएटिव लॉ जो होता है पालन करता है। ठीक, अब हम लोग गुणा का देख लेते हैं। किसका देख रहे हैं हम? परिमेय का देख रहे हैं अभी, उसके बाद हमें अपरिमेय का देखना है। गुणा का देखते हैं, इसको मिटा देना। गुणा का यदि हम देखते हैं तो यहाँ पे बस सिंबल चेंज हो जाएगा। इसी एग्जांपल पे हम ले लेते हैं, सिंबल को चेंज कर देंगे। यहाँ पे जहां जहां गुणा था जो था वहां वहां गुणा कर दिए। चलिए 3 में 1 से तो 3/2 दूना 4 गुणे 5/3, ये जैसे वैसे 1/2 है तो 1/2, 3 पचे 15 बट्टा में 2 तिहाई 6 गुणा कर लीजिए 3 पचे 15, यहाँ पे आ जाइए 3 पचे 15 बट्टा में 3 4 तिहाई 12 बराबर 15 एकम 15 बट्टा में 6 दूनी 12, दोनों ही बराबर आ गया। तो परिमेय संख्या का योग का हम लोग समवर्ग साहचर्य नियम देख लिए, परिमेय संख्या का गुणा का साहचर्य नियम देख लिए। अब हमें देखना है कि अपरिमेय संख्या का कैसे होगा। तो अपरिमेय संख्या का एग्जांपल हम लोग इधर ले लेते हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए अपरिमेय संख्या पहले योग वाला लेते हैं। योग वाला यहाँ पे है, जैसे मान लेते हैं 3√5 कोई संख्या है, a की जगह पे 3√5, b की जगह पे 5√3 और c की जगह पे, यह दोनों को एक साथ जोड़ोगे ना आप, इन दोनों को एक साथ और तीसरी बार किसको जोड़ोगे 4√3 को। ठीक, तो यह क्या हो गया हमारा योग का समवर्ग साहचर्य नियम के लिए, और यहाँ पे बराबर हो जाएगा 3√5 को आप बाहर कर दोगे, प्लस है तो प्लस 5√3 एक बार और 4√3 एक बार। ठीक, यहां से देखिए 3√5 5√3 ऐड नहीं होगा ना, तो इसको ऐसे गुणा को हटाते हैं तो 3√5 है तो 3√5 प्लस 5√3 और प्लस यहाँ पे 4√3 बराबर 3√5 है तो 3√5 और प्लस 5 गो √3 और 4 गो √3, 5 गो 4 गो का हो जाएगा 9 गो √3। यहाँ पे देखिए √3 वाला कौन कौन है, ये और ये, 5 गो √3 और 4 गो √3, यहाँ पे पहले तो 3√5 हो जाएगा, 3√5 प्लस 5 गो 4 गो का हो जाएगा 9 गो √5
बराबर 3 गो रूट 5 और प्लस 4 गो रूट 9 गो रूट 3। देखिए तो दोनों एक दूसरे के बराबर आ गए। इस वजह से जोड़ का योग का साहचर्य नियम ऐसे प्रूफ हो जाएगा। सबका मैं एग्जांपल साथ में देते जा रहा हूं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें समझ में। हम लोगों ने देख लिया साहचर्य नियम को, गुणा का साहचर्य नियम, योग का साहचर्य नियम, परिमेय अपरिमेय दोनों के लिए मान होता है। लास्ट नियम जो आता है वह आता है आपका बंटन नियम, या इसी को वितरण नियम कहा जाता है। देखिए ये क्या होता है, इसमें भी 3 परिमेय संख्या आपको लेना होगा। बंटन या वितरण नियम, बंटन नियम, बंटन नियम या इसी को कहा जाता है वितरण नियम। ठीक, इसको कहते हैं अंग्रेजी में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटना होता है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक, यह देखिए क्या है, यह भी जो होता है 3 परिमेय संख्याओं के लिए, वास्तविक संख्याओं के लिए अप्लीकेबल होता है। तो लिखेंगे यहां पे यदि a, b तथा c 3 वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, तो क्या कहता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ? पहला नियम कहता है इसका ये कि a प्लस b इंटू सी, और दूसरा नियम कहता है a इंटू बी प्लस सी। पहला देखिए c से गुणा करेंगे एक बार a के साथ तो ac प्लस bc, दूसरा नियम ab और प्लस ac। तो यही कुछ नियम थे जिसको आप याद रखोगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट है, 3 नोट में बोर्ड पे लिखता हूं, इसको आप याद रखोगे। पहला नोट यह कहता है कि यदि किसी परिमेय संख्या में, यदि किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ोगे या घटाओगे, अपरिमेय संख्या को जोड़ोगे या घटाओगे तो यह हमेशा जो होगा अपरिमेय संख्या हमें प्राप्त होगा। तो पहला नोट ये याद रखोगे, नोट में लिखोगे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को आपस में जब जोड़ा जाता है या घटाया जाता है तो हमेशा हमें अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। दूसरा नियम कहता है अपरिमेय संख्या में, अपरिमेय संख्या में यदि किसी नॉन जीरो शून्योत्तर से, नॉन जीरो नंबर से गुणा किया जाए तो वह हमेशा जो होगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। नॉन जीरो कहने का मतलब क्या हुआ? जीरो नहीं होना चाहिए। नॉन जीरो कहने का मतलब जीरो नहीं होना चाहिए। तीसरा कहता है यदि एक अपरिमेय संख्या में, यदि एक अपरिमेय संख्या में कुछ भी जोड़ोगे, घटाओगे, गुणा करोगे या भाग करोगे किसी अपरिमेय संख्या से, किसी अपरिमेय संख्या से, तो यह हमेशा जो होगा परिमेय प्राप्त होगा और नहीं तो अपरिमेय प्राप्त होगा। ठीक, ये बात आप लोग याद रखोगे, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। इस तरह के क्वेश्चन भी हम लोग पिछले एक्सरसाइज में, मतलब पीछे जो इसके पहले वाला वीडियो किए हैं उसमें हम लोग देखे भी हैं, जिसमें हम लोग कहा जा रहा था 2 प्लस रूट 5। तो 2 क्या है? परिमेय, यह क्या है? अपरिमेय। तो परिमेय में अपरिमेय को जोड़ रहे हैं, परिमेय में अपरिमेय को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा? अपरिमेय। इस वजह से 2 प्लस रूट 5 क्या हो जाता था? अपरिमेय संख्या हो जाता था, बताया था ना। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं करणी को। करणी मतलब उसको कहा जाता है अंग्रेजी में सर्च। ठीक, मिटा दे इसको, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टेंशन नहीं लेना है। वीडियो खत्म होने के बाद भी वीडियो जो है हमेशा चैनल पे रहेगा, तो प्लेलिस्ट से जाकर खोज सकते हो। ठीक, चलिए अब आते हैं हम लोग करणी पे। हेडिंग डालना है आपको करणी। करणी के बारे में देखिए, करणी कहते किसको है? तो देखिए हम लोग वर्गमूल निकालते हैं, घनमूल निकालते हैं। तो वर्गमूल, घनमूल, वर्गमूल में हम लोग फैक्टर तोड़ते हैं, 2 पेयर, 2 के बदले 1 लेते हैं। घनमूल में हम लोग फैक्टर तोड़ते हैं, 3 के बदले 1 लेते हैं। ऐसे और भी होता है जिसमें 4 होता है तो 4 के बदले 1, 5 के बदले 1, 6 के बदले। तो इस सबको सम्मिलित रूप से मूल कहा जाता है, मूल या रूट कहा जाता है, और मूल या रूट की वजह से ही इसको करणी नाम दिया गया। करणी डिफिनेशन पूछा जाए तो क्या बोलोगे? तो वैसी संख्या जिसका पूर्णतः मूल न निकले। पूर्णतः मूल न निकलने का मतलब क्या हुआ? मान लेते हैं हम यहाँ पे रूट अंडर
4 दिया है, तो 4 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 2, तो यह मूल निकला। √9 दिया है, 9 का वर्गमूल कितना 3, √8 दिया है और यहाँ पे 3 दे दिया है, तो इसका कितना हो जाएगा 2, मतलब 8 का घनमूल कितना हो जाएगा 2। यहाँ पे ये जो जितने भी नंबर्स निकल के आ रहे हैं हमारे सामने, ये सब नंबर जो हो गए पूर्णतः कट जा रहे हैं, मतलब पूर्णतः वर्गमूल इसके या घनमूल इसके मूल निकल रहे हैं। तो जिसके पूर्णतः घनमूल नहीं निकलेंगे, तो पूर्णतः नहीं निकलेंगे तो पॉइंट्स में निकलेंगे, डेसिमल में, और उसी डेसिमल को जो कहा जाता है करनी के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो डेफिनेशन क्या बोलोगे कि वैसी संख्या जिसका पूर्णतः मूल नहीं निकलता है उसके मूल को क्या कहा जाता है, करनी कहा जाता है। तो आप कहोगे कि सर आप अजीब बात कर रहे हैं, पागल जैसी बातें कर रहे हैं कि मूल निकलेगा ही नहीं, तो आप उसको मूल कह रहे हैं कि उसके मूल को मूल कहा जाता है। नहीं निकलेगा, बट यहाँ पे पॉइंट्स में निकलेगा। जैसे √2 का यदि वर्गमूल निकालें तो 1.414 होता है, √3 का निकालें तो 1.732 होता है। तो ऐसे करके संख्याओं का हमें मूल तो निकल रहा है, बट वो पूर्ण रूप से नहीं निकल करके किस में, डेसिमल में या पॉइंट्स में निकल रहे हैं। तो इसी के मूल को कहा जाता है करनी कहा जाता है। करनी का जनरल सिंबल जो होता है इस प्रकार से होता है, या n ए और यहाँ पे मान लेते हैं इसका वैल्यू आ रहा है बी, तो ये जो ए होता है ना इसको करणीगत कहा जाता है, दैट इज रेडिकेंट कहा जाता है। और यही करणीगत होता है जिसका हम लोग फैक्टर निकालते हैं। क्या करते हैं, इसका फैक्टर हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ठीक, किसका फैक्टर फाइंड आउट करते हैं, करणीगत का। ये जो होता है इसको n कहा जाता है और इसको करणीघात कहा जाता है। ये यही n डिनोट करता है कि हम लोग पेयरिंग 2 के बदले 1 लेंगे कि 3 के बदले 1 लेंगे। यदि यहाँ पे कहा जाए, देखिए मान लीजिए यहाँ पे 4 दे दिया जाए और यहाँ पे 2 दिया जाए, इसका मतलब 4 का आप फैक्टर तोड़ोगे, 4 का फैक्टर तोड़ेंगे 2 × 2। ये क्या दर्शा रहा है कि 2 के बदले में आप कितना लोगे, 1 लोगे, मतलब इन दोनों के बदले में आप कितना लोगे, 1 लोगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 169 दे दिया और यहाँ पे 2 दे दिए, तो इसका मतलब क्या है, इसको फैक्टर तोड़ेंगे 13 × 13 और यहाँ पे क्या रहेगा 2, मतलब 2 को 13 के बदले में काय को 13 लोगे, 1 को 13 लोगे। तो ये जो करणीघात होता है यही डिनोट करता है कि पेयरिंग हम लोग करेंगे, जोड़ा लगाएंगे कहाँ पे और कहाँ पे, ट्रिपलेट बनाएंगे। ठीक, तो ये जो हो गया हमारा हो गया। और ये जो साइन है ना, ये साइन जो होता है ऑर्डर ऑफ रेडिकेंट होता है, ऑर्डर ऑफ रेडिकल होता है, जिसको करणी चिन्ह के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो इसके द्वारा, इस सिंबल के द्वारा पहचाना जाएगा कि ये पूरा नंबर करणी है। इस n के द्वारा पहचाना जाएगा कि यहाँ पे 2 के बदले 1 लेंगे कि 3 के बदले 1 लेंगे। और ये जो होता है a, इसी का जो होता है रेडिकेंट कहा जाता है, जिसको हम लोग फैक्टर तोड़ते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक, तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स। आज हम लोग करणी के बारे में कुछ पढ़े, करणी के नियम और करणी के प्रकार। नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम लोग करेंगे, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक, तो वीडियो के टाइम को भी मैनेज करना हमें, 30 मिनट का जनरली होता है, 20 से 30 मिनट। 30 मिनट से ज्यादा मैं नहीं चाहता, बिकॉज बच्चे जो होते हैं 30 मिनट तक मैं ही पढ़ाता हूँ। अब क्लासेज में क्या होता है, 45 मिनट का क्लासेज होता है, कुछ बच्चे बोलते हैं कुछ हम बोलते हैं, तो वहां पे टाइम कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन अगर आधे घंटे में लगातार पढ़ाता हूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होता है, बिकॉज एक ही आदमी बोलने वाला है, थोड़ा सा एंजॉय यहाँ पे नहीं हो पाता है ऑफलाइन क्लासेज की तुलना में। ठीक, तो आज के लिए हम लोग इतना रहने देते हैं। आप लोग जो है अभी अगर मान लीजिए यहाँ पे आपका मिस हो गया, तो आप लोग कोशिश करके ना कल से 8 बजे सुबह में जरूर आ जाइए। 8 बजे आ जाइए। 8 बजे से 1-2 मिनट लेट होगा, वेट करेंगे। ये यूट्यूब करता है, मैं नहीं करता हूँ, मैं वीडियो पहले अपलोड कर देता हूँ, तो यूट्यूब की वजह से लेट होता है। और वहां पे आप लोग थोड़ा सा वेट नहीं कर सकते, वेट करके और फिर वीडियोज को आप लाइन पे लेने, बीच में आए होंगे तो बीच से चलेगा, मतलब लाइव क्लासेज के जैसा चल रहा है। और बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अच्छा ये तरीका है ऑनलाइन पढ़ाई करने का, क्योंकि इसमें आप लाइव चैट डिस्कशन भी कर सकते हो। आप वीडियो चलता रहेगा, नीचे लिखा है लाइव चैट, लाइव चैट में आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं क्वेश्चन का आंसर दे सकता हूं, आपके जो भी क्वेश्चन है मैं उसका जवाब उसी वक्त दे दूंगा। तो ऐसे आप लोग करेंगे। आज के सेशन में हम लोग इतना कंप्लीट कर लें, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में, तब तक